हेलो बच्चों, आप लोगों का हाल चाल क्या है? सब बढ़िया एकदम। तो हम लोग आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आगे का टॉपिक। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आई। ठीक है, कल हम लोगों ने दो टॉपिक इसमें पढ़ा था। एक हम लोगों ने देखा था इसमें कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। कल हम लोगों ने दो टॉपिक इसमें पढ़े थे। द फर्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स एक हम लोगों ने कल ये पढ़ा था यहाँ पे। ठीक है, और एक टॉपिक हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कल, फेराडेज एक्सपेरिमेंट। फेराडेज एक्सपेरिमेंट, ये दो टॉपिक हम लोगों ने कल पढ़े थे। आप लोगों को जो भी डाउट्स होंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी, आप लोग चैट सेक्शन में लिख के देंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे और आपको हम आंसर कर दिया करेंगे। ठीक है, थोड़ा वेट करिएगा। करने के बाद तो मैं देख लूंगा क्या आ रहा है। ठीक है, तो बेटा हम लोगों ने कल ये दोनों टॉपिक पढ़ लिए थे, मैग्नेटिक फ्लक्स और फैराडेज एक्सपेरिमेंट। इसके आगे का हम लोग टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं। टाइम हो चुका है शायद। हम लोगों को आगे पढ़ना है। आज हम लोग पढ़ेंगे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। टुडेज टॉपिक इज फैराडेज लॉज ऑफ ईएमआई। ये हम लोगों को आज पढ़ना है। आज का टॉपिक हमारा ये है, फैराडेज लॉज ऑफ ईएमआई। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी पढ़ने में, और समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखिए जो फैराडेज लॉज ऑफ ईएमआई है, इसमें हम लोगों ने ये देखा था कि फैराडेज के जो एक्सपेरिमेंट थे, हम उसकी जरा सा क्विक रिवीजन करते हैं तुरंत। तो देखो, जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हमने देखा था कल, कि उसमें ये था कि एक कॉइल थी और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर यहाँ पे अटैच था, और ये एक मैग्नेट था। ठीक है, एंड दिस मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड दी coil. So when the magnet is moving towards the coil, the galvanometer shows some deflection. Okay. In the next experiment, there is a coil having galvanometer, and there is another coil having battery. Okay. तो इसमें क्या हो रहा है? Move this current carrying coil toward the galvanometer coil. When this current carrying coil is moving toward the galvanometer coil, then the galvanometer also shows the deflection. इसने भी डिफ्लेक्शन दिया था इस तरफ, इसने भी डिफ्लेक्शन दिया इस तरफ, सपोज कर लीजिए। ठीक है, तो ये इस तरह से हमको यहाँ पे मिल रहा था डिफ्लेक्शन। इसी तरह से फिर हम लोगों ने देखा था कि एक हमारे पास कॉइल है इस तरह से गैल्वेनोमीटर वाली, और एक हम लोगों ने दूसरी कॉइल लिया था जिसमें हम लोगों ने बैटरी का स्विच लगा दिया था। और हमने यहाँ पे देखा था कि एज वी ऑन दिस स्विच, दिस गैल्वेनोमीटर शोज मोमेंटली डिफ्लेक्शन। मोमेंटली डिफ्लेक्शन का मतलब कि इंस्टेंटेनियस रिफ्लेक्शन। एज वी ऑन दिस स्विच, द गैल्वेनोमीटर शोज रिफ्लेक्शन, and after 1 second it does not show any deflection because the current in the this coil is become constant, due to which the magnetic field associated with this first coil is constant. There is no change in magnetic flux associated with the galvanometer coil. ये हम लोगों का जो टॉपिक है वो हमको समझ में आता है। मेरे पास हो गया, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जैसे यहाँ पे ऑन किया, एक मोमेंटरी डिफ्लेक्शन मिला, तो कांस्टेंट करंट हो गया, तो कोई यहाँ डिफ्लेक्शन नहीं मिला। फिर स्विच को ऑफ किया, हमने स्विच को ऑफ किया, एज वी ऑफ दिस स्विच देयर इज अगेन डिफ्लेक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ इन तीनों एक्सपेरिमेंट से हमको क्या समझ में आता है? इन तीनों एक्सपेरिमेंट से हमको ये समझ में आता है कि हमारे पास जो भी यहाँ पे कॉइल है, जो भी हमारे पास यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, इसमें डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है बिकॉज व्हेन दिस मैग्नेट मूविंग टुवर्ड द कॉइल, देन देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। फिर ये वाला कॉइल जब यहाँ आ रहा है, देन अगेन देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जब यहाँ पे हमने स्विच को ऑन किया, देन अगेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, देन देयर इज अ डिफ्लेक्शन शोन बाय द गैल्वेनोमीटर। अब अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई करंट पास हो रही होगी। बिना करंट को तो कोई डिफ्लेक्शन हो नहीं सकता। तो अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है, करंट फ्लो कर रही है, वो करंट को हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस करंट इसमें इन तीनों गैल्वेनोमीटर कॉइल में कौन सी करंट फ्लो करेगी? इंड्यूस करंट। और वो इंड्यूस करंट कब बनेगी? जब कोई ईएमएफ होगा। बिना बैटरी, बिना ईएमएफ के कभी भी, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के कभी भी करंट नहीं फ्लो हो सकती।
ठीक है, ये आपको पता है। अगर यहाँ पे कोई भी करंट, इंड्यूस करंट बनी है, दैट मींस देयर इज एन ईएमएफ। अब यहाँ पे जरा हम इन दो सब कड़ियों को जोड़ें, इन सारे स्टेप को फॉलो करें, फिर से एक बार सोचें, मतलब when there is change in magnetic flux in this coil on which the galvanometer is placed, then there is an induced EMF in this। तो उसमें क्या हो रहा है, इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ बन रहा है, इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है। अच्छा एक चीज और, जब ये मूव कर रहा होता है तभी इसमें बन रहा होता है, जब ये स्टेशनरी हो जाता है तब नहीं बन पाता। दैट मीन्स यहाँ पे जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो टाइम के साथ चेंज होना चाहिए। चेंज होने का मतलब ये नहीं कि अभी हुआ है और कल चेंज हो जाए, परसों चेंज हो जाए, ऐसा नहीं। रेगुलरली हमारा फ्लक्स चेंज होता रहना चाहिए। यहाँ पे हम लोग एक स्टेटमेंट फराडे ने दिया था, ये फराडे स्टेटमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसको इसी तरह से एग्जाम में लिखना होगा। स्टेटमेंट क्या है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आप लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा गया है। आप लोगों के पास अगर एनसीईआरटी होगी तो उसमें भी बहुत अच्छे से लिखा गया है। उसमें क्या लिखा गया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। तो आप लोगों को एनसीईआरटी बुक ओपन किए रहिए जिससे कि आपको स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं आए। माइनस डी फाई अपॉन डी टी, दिस इज द मेन, यहाँ पे जो ये हमने बनाया है, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, और ये जो डी फाई बाई डी टी है, डी फाई बाई डी टी, दिस इज नोन एज रेट टाइम रेट ऑफ चेंज, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। किसी बच्चों को कोई भी चीज नहीं समझ रहे हैं, लेकिन सिर्फ 16 बच्चों ने लाइक किया है, कम से कम 28 लाइक तो होने चाहिए। हाँ, तो ये यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, ये आपको याद रखना है। हाँ, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट, ये निगेटिव साइन, निगेटिव साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये निगेटिव साइन क्यों आया, इसे समझने के लिए एक पूरा का पूरा टॉपिक है जिसको बोला जाता है लेंज लॉ। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे लेंज लॉ, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आप बस इतना जानिए कि ये जो टॉपिक है हमारे पास, इसमें मतलब जो भी यहाँ पे दिया गया है निगेटिव साइन, ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बताने के लिए है। इट हेल्प्स टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब कैसे, अभी हम बताते हैं। जब हम लेंज लॉ पढ़ेंगे, ये लेंज लॉ एक है, लेंज लॉ, वहां पे इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अभी नहीं, अभी बस इतना जानते हैं, इतना हम लोग ध्यान रखेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, अब ये हमको समझ में आ रहा होगा कि डी फाई बाई डी टी जो है यहाँ पे, वो डी बाई डी, डी मतलब होता है इनफाइनेटिसल वेरी स्मॉल, तो ये बहुत ही छोटे के लिए है। लेकिन अगर हम लोग एक लॉन्ग टाइम के लिए काम करना चाहें तो, और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ई इज इक्वल टू डेल्टा पाई अपॉन डेल्टा। दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्टेबल इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज मेजरली यूज इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप लिख लीजिए यहाँ तक इतना, ऐसा लिख लीजिए। देखो जो ये वाला फॉर्मूला है ना, E इज इक्वल टू डी डेल फाइव अपॉन डेल टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अब जरा देखिए। अब आपको पता है ना फाई क्या होता है, हियर फाई इज मैग्नेटिक फ्लक्स की इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सोचो यहाँ पे फाई क्या है, दिस फाई इज मैग्नेटिक फ्लक्स। आप चाहो तो यहाँ पे बी सफिक्स लगा लो, अदरवाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर जब भी हम बात करेंगे, दैट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स, वी आर नेवर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कभी भी आप उसके लिए परेशान नहीं होंगे कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कि मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये हमेशा यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स ही रहेगा। ठीक है, अच्छा अब ये देखो जो ये फॉर्मूला है, इसमें हम लोग फाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा। ये लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, सोचिए। इन द प्लेस ऑफ फाई वी कैन राइट बी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे कॉस थीटा रखेंगे इसकी जगह पे, तो यहाँ पे आ जाएगा मॉड ऑफ ई इज इक्वल टू डेल बी ए कॉस थीटा अपॉन डेल टी। अब देखो यहाँ पे तीन चीजें यहाँ बनेगी, तीन स्टेप में इसको हम लोग कर देंगे। इसमें से तीन क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया है और एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर है।
इनमें से एक क्वांटिटी को वेरिएबल करेंगे, दो क्वांटिटी को कांस्टेंट करेंगे, और जो क्वांटिटी कांस्टेंट है उसको बाहर कर देंगे। जैसे सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, बी और ए कांस्टेंट है, जब बी और ए कांस्टेंट होगा तो बी बाहर, ए बाहर, ब्रैकेट में डेल्टा कॉस थीटा नहीं लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है, अपॉन डेल्टा टी। ये हो गया यहाँ पे बी एंड ए इज कांस्टेंट, ये फॉर्मूला हमारा चेंज हो गया है, ठीक है। ये हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला ये हो जाएगा, आप इस तरह इसको कॉपी कर लीजिए। इसके बाद अगर हम क्या करें, अब हम लोग एरिया को वेरिएबल मान लें, बी को और थीटा को एज अ कांस्टेंट ले लें, तब क्या होगा, अपने आप सॉल्व करके देखो, बी बाहर, कॉस थीटा बाहर, कॉस थीटा इज कांस्टेंट मैंने बोल दिया, अब एरिया इज वेरिएबल तो लिखेंगे a2 माइनस a1 अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे क्या हुआ, b एंड a इज कांस्टेंट। मेरी बात समझ में आती है अच्छे से? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगा बोलेगा तुरंत, सब लोग देख रहे हैं वैसे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग इसमें, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग b को वेरिएबल वेरिएबल ले लें, बाकी सबको कांस्टेंट कर दे, मतलब हम लोग यहाँ पे a एंड थीटा इज कांस्टेंट, a और थीटा हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और b जो है वो वेरिएबल है, तो इसको लिखेंगे a cos थीटा b2 माइनस b1 अपॉन डेल्टा टी। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो हमसे पूछ लेगा, मैं इसको तुरंत आंसर दे दूंगा। अब आपको इससे क्या समझ में आ रहा होगा, इससे ये आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम लोगों को इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए तो हम लोग तीन मेथड से इंड्यूस्ड ईएमएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। द फर्स्ट मेथड इज बाय चेंजिंग द एंगल, द सेकंड मेथड इज बाय चेंजिंग द एरिया, एंड द थर्ड मेथड इज बाय चेंजिंग द magnetic field. They are the three methods by which we can produce magnetic field. हाँ बेटा, ओ सॉरी, यहाँ पे सेकंड वाले में थीटा कांस्टेंट है, यस यस, सेकंड वाले में थीटा इज कांस्टेंट। वेरी गुड रश्मि, सॉरी अनन्या, ठीक है। अच्छा ये इतना समझ में आना चाहिए आपको। अब जरा यहाँ पे ये सोचिए कि ये तो मैंने जो भी बनाया है ये मैंने सिंगल कॉइल के लिए बनाया है, अगर मेरे पास n कॉइल्स होते हम क्या करेंगे, यहाँ पे n का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे n का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं यानी n इन क्वेश्चन, इफ देयर आर n टर्न्स, ठीक है, तो अगर आपको n टर्न्स होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। सबको हो गया इतना? अच्छा अब जरा सोचिए, हम लोग अब आगे वाले टॉपिक पे आते हैं, इसको और पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इंड्यूस करंट निकालने के तीन अलग अलग फॉर्मूले देख लिए, जिसमें हमारा थीटा वेरिएबल है, एरिया वेरिएबल है, और मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है। हमने ये भी देख लिया कि अगर हमारे पास n टर्म्स हैं, देन वी मल्टीप्लाई n इन दिस पार्ट एंड दिस पार्ट एंड इन दिस पार्ट, देन वी गेट द आंसर। अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस R है, हमने यहाँ पे क्या किया कि इफ, नाउ अब जरा सोचो, अगर हमारे पास इफ द कॉइल having resistance R, अगर कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो R है, कौन सी कॉइल, जिसमें बैटरी लगाई थी वो वाली कॉइल, या जिसमें हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर लगाया था वो वाली कॉइल, जरा सोचो क्या होगा। इसमें हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं द कॉइल हैविंग द रेजिस्टेंस R, दैट मींस कौन सा कॉइल, जिसमें बैटरी लगाई थी या जिसमें हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर लगाया था। अब जरा सोच, इसके लिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो उसका आंसर भी बहुत सिंपल है। लॉजिक क्या है, हमें इंड्यूस्ड करंट चाहिए, इंड्यूस्ड करंट किसमें मिलेगी, जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा था उसमें मिलेगी इंड्यूस करंट, या जिसमें बैटरी लगी थी उसमें मिलेगा इंड्यूस करंट, क्योंकि बैटरी वाले में तो कंडक्शन करंट फ्लो करेगी, तो हमको इंड्यूस करंट चाहिए, और इंड्यूस करंट मिलेगी गैल्वेनोमीटर वाले कॉइल में। यहाँ पे जो कॉइल है वो कौन सा कॉइल होगा, गैल्वेनोमीटर वाला कॉइल होगा, ये याद रखना। यहाँ चाहो तो लिख लो गैल्वेनोमीटर कॉइल, नहीं तो बच्चे क्या सोचेंगे कि ये सर ने बैटरी वाले कॉइल में लगा दिया और उसका रेजिस्टेंस निकाल के रख देंगे। ये गैल्वेनोमीटर वाला कॉइल है, ये सब कंफ्यूजिंग वाली पार्ट होते हैं। अब हमको करंट चाहिए, देयरफॉर इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट, तो इंड्यूस्ड करंट यहाँ पे क्या आएगा, तो आप जरा सोचिए इंड्यूस्ड करंट क्या होगा। इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला हमको पता है, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज में हम लोग लिख देंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ, और रेजिस्टेंस की जगह हम लोग रख देंगे ये चीज, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इंड्यूस्ड
करंट। अब हम लोग अगर हम डेल्टा ई की वैल्यू देखें तो डेल्टा ई इज इक्वल टू हो सकता है डी फाइव बाई डी टी और डेल्टा फाइव बाई डी टी। बात समझ में आई कि नहीं आई? कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा भी मैंने तीन और फॉर्मूले मैंने बताए थे, कोई भी एक फॉर्मूला लेके यहाँ रख सकते हैं। तो इंड्यूस्ड, आई इंड्यूस्ड, आई इन लिखना बहुत जरूरी है। आई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डी फाइव बाई डी टी और आई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। ये तब के लिए है जब सिंगल टर्न्स है, ये सिंगल टर्न के लिए है। फॉर वन टर्न, फॉर अगर हम लोग एन टर्न की बात कर लें, एन टर्न में क्या हो जाएगा यहाँ पे आई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू एन अपॉन आर डी फाइव बाई डी टी। यहाँ हो जाएगा आई एन इज इक्वल टू एन अपॉन आर डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा। कुछ बच्चों को लगेगा अरे सर एन को मल्टीप्लाई करना है वो तो हम कर ही लेंगे। भाई सब लोग समझदार नहीं होते ना। तो आप लोगों ने अभी तक क्या क्या देख लिया? अभी तक आप लोगों ने देख लिया कि फैराडेज का लॉ क्या था, ये आपने पढ़ लिया। दैट इज ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी और माइनस डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। अगर हम लोग डी फाइव बाई डी टी की बात करेंगे तो जब फ्लक्स की वैल्यू हमको टाइम के फॉर्म में दी रहे तो हम लोग वहां पे डी फाइव बाई डी टी, और अगर हमको फ्लक्स एरिया मैग्नेटिक फील्ड और एंगल के फॉर्म में दिया है तो हम लोग डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी से काम करते हैं। डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी में आपने देखा कि या तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा या एरिया वेरी करेगा या फिर हमारे पास थीटा वेरी करेगा। कुछ बच्चे सोचते होंगे तरह का दो चीज वेरी कर जाए, मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी कर जाए और एरिया भी वेरी कर जाए तो क्या होगा? होगा कुछ नहीं, तब भी यहाँ पे इंड्यूस करंट जनरेट होगा। लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, दो दो वेरिएबल एक साथ लेके सॉल्व हम नहीं कर सकते, ये मेरा लिमिटेशन है। तो आपके यहाँ जब भी क्वेश्चन आएगा तो एक ही वेरिएबल देगा। हम बोर्ड लेवल के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, सीबीएसई के लिए बात कर रहे हैं। अब हम लोगों ने फिर निकाला इंड्यूस करंट। द इंड्यूस करंट इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो आपको पता है क्या है। अच्छा, अब आगे हम देखते हैं। तो आगे जो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है मेन वो है इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज कैसे आएगा? देखिए, अगर हमारे पास कोई भी इंड्यूस्ड चार्ज, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इंड्यूस्ड चार्ज। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये कभी कभी किसी किसी एग्जाम में पूछ लेता है और सीबीएसई में भी पूछ लेता है। ठीक है, इंड्यूस चार्ज कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि हमारे पास इंड्यूस करंट का फॉर्मूला एक आया था, ई मॉड ऑफ ई। ई मॉड क्यों रह रहे हैं? क्योंकि निगेटिव साइन है। निगेटिव इज ओनली फॉर द डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, और कुछ नहीं निकालना। तो हम लोग निगेटिव हर जगह लेके काम नहीं करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम करेंगे। अपॉन रेजिस्टेंस ये होता है डेल्टा, सॉरी मॉड ऑफ ई की वैल्यू हम लोग देखें तो हम लोग लिख सकते हैं डी फाइव बाई डी टी। फाइव मीन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो फाइव बी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो इंड्यूस करंट का हमारा फॉर्मूला आया था 1 अपॉन, अच्छा हम एन भी लिख देते हैं जिससे कि हमको मालूम चले कि हाँ एन टर्न्स के लिए काम कर रहा है। ठीक है, एन अपॉन आर डी फाइव अपॉन डी टी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, आपको चाहिए क्या? इंड्यूस चार्ज। डेफिनेशन ऑफ करंट को जरा सोचो, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ करंट जो चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था। करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dq बाई dt। तो अगर यहाँ पे हम लोग इंड्यूस करंट लिख रहे हैं तो यहाँ पे ये इंड्यूस चार्ज हो जाएगा। बात समझ में आती है? पहले हमने डेफिनेशन लिखा I इज इक्वल टू dq बाई dt और फिर मैंने I इन और Q इन लगा दी क्योंकि इंड्यूस चार्ज करंट है तो इंड्यूस चार्ज भी होगा मेरे पास। यहाँ पे हम क्या करना है, इसको क्वेश्चन नंबर 2 ले लें, ये उठा के यहाँ रख दें, कंपेयर कर लें टू 1 और 2 को। अगर हम कंपेयर करते हैं 1 और 2 को, कंपेयरिंग 1 एंड 2, जैसे ही हम लोग 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो हमको मिलेगा डी क्यू इन अपॉन डी टी दैट इज इक्वल टू एन अपॉन आर डी फाइव अपॉन डी टी। आपको कुछ लग रहा होगा कुछ कैंसिल होगा, जो कैंसिल हो रहा है उसको उठा दीजिए, ना तो पढ़े लिखे हैं ही है। डी आर टी टी से डी टी कैंसिल, डी क्यू इन इज इक्वल टू यहाँ भी कितना हो जाएगा एन अपॉन आर, एन इज नंबर ऑफ टर्न, आर इज रेजिस्टेंस इनटू डी फाइव। ये डी इन क्यू इंड्यूस्ड का एक फॉर्मूला आया। आप हाँ कॉपी कर लेंगे, हम 2 मिनट देंगे हम कॉपी करने के लिए, परेशान ना होए। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्यू इंड्यूस निकालना चाहें तो इंटीग्रेशन दिस डी फाइव ये आएगा और यहाँ पे कोई लिमिट होगी 5 टू 5 2, मैं लिख दे रहा हूँ इनिशियल फ्लक्स टू फाइनल फ्लक्स। अब इसको पहले कॉपी कर लीजिए तो फिर मैं आपको इसका बताऊंगी इसका मतलब क्या है। आगे बढ़ते हैं।
देखिए अब इसका मतलब क्या है, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये की मैंने निकाला, अब आप देखिए यहाँ पे टाइम कहीं नहीं आ रहा है, टाइम इज एलिमिनेट। टाइम एलिमिनेट होने से मतलब क्या हुआ हमारा, क्या एक हमको पता चलता है, अगर हमारे पास क्यू इंड्यूस्ड है और क्यू वैल्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ डी फाइव डिपेंड कर रही है, एन और आर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा फॉर गिवन कॉइल। गिवन कॉइल के लिए, फॉर गिवन कॉइल एन एंड आर इज कांस्टेंट, एन और आर क्या हो गया हमारे पास, कांस्टेंट होगा। तो जब हम लोग क्यू इंड्यूस की फॉर्मूला देखेंगे वो आ जाएगा एन अपॉन आर इंटीग्रेशन फाइव वन टू फाइव टू डी फाइव, मीन्स सिर्फ और सिर्फ the value of the induced charge is only depend on change in magnetic flux, इसके अलावा किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसको लिख लीजिए, the value of q induced is only depend on change in magnetic flux, मैं शॉर्ट में लिखा हूं mg, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करेगा, इसको लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है मुझे, अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड जो हम लोगों ने अभी किया है, ठीक है, आपको और अच्छे से इसमें समझ में आ जाएगा। मैं चाहता हूँ आप पहले एग्जाम्पल नंबर 1 देख लीजिए, आपके बुक में दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए और नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, तो मैं बता दूंगा। वैसे लिखा क्या है, कंसीडर एक्सपेरिमेंट 6.2, व्हाट वुड यू डू ऑब्टेन अ लार्ज रिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। आप लोगों ने अभी एक्सपेरिमेंट देखे थे ना अलग अलग, तो उन एक्सपेरिमेंट में जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 था जिसमें एक गैल्वेनोमीटर वाली कॉइल थी और एक कॉइल थी जिसमें बैटरी लगी थी, ठीक है, और उस कॉइल जो बैटरी लगी वाली कॉइल थी उसको हम गैल्वेनोमीटर कॉइल के पास लेके आ रहे थे, तो गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन मिल रहा था। उस केस के लिए पूछ रहा है कि व्हाट वुड यू डू ऑब्टेन अ लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। आप क्या करेंगे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन बढ़ाने के लिए। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन डिपेंड करता है इंड्यूस करंट पे, और इंड्यूस करंट की वैल्यू डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पे और नंबर ऑफ टर्न्स पे। या तो आप कॉइल का रेजिस्टेंस कम करें, कॉइल का रेजिस्टेंस आप कम नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉपर की बनी है, वो तो रहेगा ही रहेगा, आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए। आप अगर नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे तो आपके पास जो डिफ्लेक्शन है वो इंक्रीज होगा, या फिर जो पास लाने का जो रेट है आप रेट को बढ़ाइए। रेट बढ़ाने का मतलब टाइम कम कर दीजिए और फास्ट लेके आइए कॉइल। अगर हम कॉइल को और फास्ट लेके आएंगे तो हमारा डिफ्लेक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। हाउ वुड यू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट इन द एब्सेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब कह रहा है कि अगर आपको यही एक्सपेरिमेंट करना है, आपको फिर से करना है, लेकिन आपको गैल्वेनोमीटर नहीं है, तो आप कैसे इसको दिखाएंगे। तो वो कुछ नहीं करना है, आपको उस गैल्वेनोमीटर की जगह पे आप एक बल्ब लगा दीजिए छोटा सा, 6 वॉट या 3 वॉट का, एक 3 वोल्ट का एक छोटा सा एलईडी बल्ब लगा दीजिए, और उस बल्ब को लगाने के बाद आप उसको मूव कराइए, तो जैसे ही करंट फ्लो होगी तो वो बल्ब हल्का सा ग्लो करेगा, ठीक है, जो ग्लो करेगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे कोई करंट हमको मिल रही है। तो ये इस तरह से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर है एग्जांपल नंबर 6.2, आप उसको देखें। तो 6.2 हम पहले सॉल्व एग्जांपल करा दे रहे हैं। स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस इज 0.5 ओम इज प्लेस्ड वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन। ये सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है डायरेक्शन की लेके वो यहाँ पे होती है। दिस इज प्लेस्ड वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन। अब देखो ईस्ट वेस्ट प्लेन हम कैसे बनाएंगे यहाँ पे, तो समझो ये हमारे पास ईस्ट है, ये हमारे पास वेस्ट है, सॉरी ये हमारे पास नॉर्थ होता है, ये वेस्ट और ये साउथ, ठीक है। आपको वर्टिकली रखना है, ये सारा कुछ हॉरिजॉन्टल में होता है। मैंने आपको कई बार बताया है, जब भी आप बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको ये है बुक, तो अगर आप इस बुक को इस तरह से रखते हैं, ये वाला जो पोर्शन होगा, मैं अपनी तरफ से अगर मैं बताऊं, मेरी तरफ से ये वाला जो पोर्शन होगा ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, ठीक है। अगर हम वर्टिकल की बात करते हैं तो वर्टिकल ये होगा। तो हमारा जो जो हम लोग ये रख रहे हैं, जो हमको बोला गया है वो ईस्ट वेस्ट प्लेन में, तो वो ऐसे रखा गया इस तरह, ठीक है, ईस्ट वेस्ट प्लेन के वर्टिकल। तो हमारे बोर्ड के लिए हॉरिजॉन्टल ये बोर्ड है और वर्टिकल इसके परपेंडिकुलर है, ये याद रखिएगा। प्लेन में अगर आप टेबल पे हैं तो टेबल पे ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ठीक है। ये आपने अपने प्लेन को इस तरह से रखा है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन, कहाँ गया। हाँ, तो यहाँ पे जो लूप का साइड था, साइड लूप साइड या साइड ऑफ लूप, वो दिया है 10 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस इज 0.5 ओम, ठीक है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो 0.5 ओम है, रेजिस्टेंस इज 0.5 ओम, ठीक।
अब वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट प्लेन, a uniform magnetic field is set up across the plane in the north east direction. देखो ये प्लेन हमने रख दिया, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज 0.1 टेस्ला, ठीक है, इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। चलो, द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड टू जीरो, इज डिक्रीज्ड टू जीरो, मतलब कि ये हमारे पास इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारे पास फाइनल मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कम कर दी गई है इन 0.7 सेकेंड। तो यहाँ पे टाइम भी दिया है 0.7 सेकेंड, इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर दिए हैं। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस करंट ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। तो हमको यहाँ पे इंड्यूस करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। इट्स वेरी सिंपल, कुछ चीजें आप ध्यान देंगे। सबसे पहले एरिया की हम बात कर लेते हैं। तो व्हाट इज एरिया, जरा बताएगा कोई, व्हाट इज एरिया? एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया आ गया हमारे पास, साइड को हम लोग ए ले लेते हैं, ए स्क्वायर करेंगे तो 10 सेंटीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 100 इंटू 10 टू दी पावर -4 मीटर स्क्वायर, या 10 टू दी पावर -2 मीटर स्क्वायर। तो दिस इज योर एरिया, ये आपके पास एरिया आ गया ना, समझ में आना चाहिए आपको। एंगल की हम बात करते हैं, तो वो प्लेन क्योंकि इस रखा गया है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा आइदर नॉर्थ साइड आइदर साउथ, आपको दो में से कोई एक लेना है, तो मैं नॉर्थ साइड में ले रहा हूँ, तो ये एंगल आपका बनेगा 45 डिग्री। तो जो थीटा की वैल्यू है यहाँ पे वो हमने ले लिया 45 डिग्री। वेरी क्या कर रहा है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है। इंड्यूस ईएमएफ के लिए मैंने आपको बताया था, अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, एन बी, सॉरी क्योंकि बी तो यहाँ वेरिएबल है, एन ए कॉस थीटा बी2 माइनस बी1 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। याद करिए मैंने आपको बताया था, तो अप्लाई कर दीजिए। नंबर ऑफ टर्म्स तो 1 है, एरिया की हम बात करें तो 10 टू दी पावर -2 कॉस थीटा मतलब कॉस 45, और बी2 माइनस बी1 0 माइनस 0.1 डिवाइडेड बाई 0.7। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। मैग्नीट्यूड के हमको बात करना है, डायरेक्शन हमको लेके काम नहीं करना है, तो जो भी आएगा उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, इस पूरे का आप मैग्नीट्यूड लीजिएगा, नो नो नेगेटिव साइन, ठीक है। तो देख लीजिए कितना आता है सॉल्व करके। तो आप जल्दी से सॉल्व करिए, आपका आंसर बताइए कितना आएगा। इसके बाद मैं कर दे रहा हूँ, वो भी आप लोग कर लीजिएगा। आपको निकालना होगा करंट, ठीक है। तो इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू मैंने आपको बताया है, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो जो यहाँ पे आएगा उसको रख के, रेजिस्टेंस आपके पास दिया हुआ है कुछ 0.5 ओम, आ जाएगा आंसर आपका। मैं इसको सॉल्व करके अगर देखूं तो कितना आता है, तो सबसे पहले 10 टू दी पावर -2 इंटू कॉस 45 1/√2 इंटू 0.1 अपॉन 0.7, ये इससे कैंसिल, तो 1/7 10 टू दी पावर -2 इंटू √1/√2। थोड़ा सा मैथमेटिकल है क्वेश्चन, मैं इसको यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ। 10 टू दी पावर -2 अपॉन 7√2 वोल्ट, ये आपका आंसर वोल्ट में आएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस दिया है 0.5, तो 0.5 इंटू 7 इंटू √2, तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाई 3.5 √2 एम्पियर। ये आपके पास करंट आ जाएगा एम्पियर, ठीक है। तो आपको ये भी एक आंसर है, ठीक है। अगर बच्चों का आ गया 1.1 मिली वोल्ट, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 6.3। चलिए क्वेश्चन है, a circular coil of radius 10 centimeter 500 turns and resistance is placed with its plane perpendicular to the horizontal component of earth magnetic field। देखो यहाँ पे horizontal component of earth magnetic field आ गया। मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में, आपको मिलेगा, इस चैप्टर में जरूर मिलेगा, मिल गया। It is rotated about its vertical diameter through 180 degree in 0.25 second. Estimate the magnitude of the EMF and induced current इन द कॉइल हॉरिजॉन्टल कॉम्बो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज दिस। ठीक, देखिए कैसा करना है। अच्छा क्वेश्चन है,
है क्वेश्चन क्या पहले लिख लेते हैं। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर या 0.1 है, 0.1 मीटर। नंबर ऑफ टर्न्स 500, रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, is placed with its plane perpendicular to the horizontal component of earth magnetic field। जरा समझना कैसे, सपोज कर लो ये हमारे पास अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दिस इज अर्थ मैग्नेटिक। अब कहा गया है कि जो प्लेन ऑफ लूप है दैट इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और जो प्लेन ऑफ लूप को इस तरह रखा गया होगा। तो अगर हम प्लेन ऑफ लूप को बात करें, प्लेन ऑफ लूप को इस तरह रखा गया है, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, इस तरह। इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे पहले एरिया वेक्टर निकाल लेते हैं। तो एरिया इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर स्क्वायर। एरिया 0.1 था, स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट -2 हो जाएगा। शायद ऊपर की तरफ चला गया होगा, रेंज के बाहर हो गया होगा। तो ये आएगा हमारे पास एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3.14 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास थोड़ा अगर बाहर जा रहा हो तो आप एक काम करिए कि थोड़ा अपने आप कर लीजिए, आपको आना चाहिए। तो आगे क्या दिया है क्वेश्चन में, इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर। अब वर्टिकल मैंने आपको बताया है क्या होगा, तो वर्टिकल डायमीटर का मतलब होता है परपेंडिकुलर इस तरह, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ले रहे हैं तो वर्टिकल डायमीटर होगा। तो इसको इन्होंने रोटेट करके इधर कर दिया, मतलब ये इनिशियल एरिया हो गया, इनिशियल एरिया वेक्टर, और जो फाइनल होगा उसको जब रोटेट करेंगे पूरा, ये एरिया वेक्टर यहां आ जाएगा, ये हो गया फाइनल। ठीक है, अब आप हमको बताइए कि क्या चेंज हुआ यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, एरिया चेंज हुआ कि थीटा चेंज हुआ, ये आपको सोचना है। व्हाट इज चेंजिंग इन दिस पैटर्न, जल्दी सोचिए क्या चेंज हुआ आपके पास। अब हमको आंसर देंगे। अगर हम लोगों ने जो कॉइल है, हमें फिर से एक बार बता देता हूँ कॉइल को हमने कैसे रोटेट किया है। मान लीजिए कि ये आपके पास एक कॉइल है, ये कॉइल पहले ये जो इसका एरिया वेक्टर इधर है, ठीक है, तो ये एरिया वेक्टर इधर रखा गया था। अब इसको इस तरह से रोटेट करके यहाँ रख दिया, इस तरह से। तो बताइए क्या चेंज हुआ, एंगल चेंज हुआ आपका कि एरिया वेक्टर चेंज हुआ, ठीक है, या आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, जल्दी बताइए, टाइम कम है। इसका हमारे पास एंगल चेंज हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो थीटा 1 था वो 0 डिग्री था, और जो हमारे पास थीटा 2 है वो 180 डिग्री है। ये हमारे पास क्वेश्चन का है। अब कहा गया है आगे, इन 0.25 सेकेंड, जो टाइम है वो भी दिया है 0.5 सेकेंड। फिर एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट इन दी कॉइल, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया गया है आपको कुछ अर्थ का 3.0 10 टू दी पावर -3 टेस्ला, ये आपको हमारे पास दिया गया है। 3.0 इंटू 10 टू दी पावर -5 है, सॉरी -5 टेस्ला। तो आपको पता है इंड्यूस ईएमएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला, यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एन बी ए कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, इस पूरे का मैग्नीट्यूड। सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके के काम करना है, कोई भी हमको वो लेने की जरूरत नहीं है। ये इंड्यूस ईएमएफ हो गया। जब इंड्यूस करंट निकालेंगे तो जो ये इंड्यूस ईएमएफ आएगा डिवाइडेड बाई जो रेजिस्टेंस है इस कॉइल का वो लगा लेंगे। और एक चीज, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स एन है, हाँ, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। जरा बताइए यहाँ पे जब करंट निकालेंगे तो एन अपॉन आर इंटू इंड्यूस ईएमएफ लिखेंगे या इंड्यूस ईएमएफ अपॉन आर लिखेंगे, सोचो। हाँ, वेरी गुड, एंगल चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले में एन इंटू इंड्यूस ईएमएफ अपॉन आर लिखेंगे या सिर्फ ई इंड्यूस अपॉन आर लिखेंगे, ये आप लोग सोचिएगा और फिर इसका आंसर निकालिए। इसका आंसर वैसे इसमें बुक में दिया है तो आप करके भी देख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तक आज हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग कल पढ़ेंगे लेंज लॉ।
तो ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिए और जो ना समझ में आए हमसे आप लोग